हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग कोनों पर रखे हैं। वर्ग के कोनों पर रखे हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। ये कोई वर्ग है, इसके कोनों पर आवेश रखे हुए हैं -2q प्लस 2q माइनस q प्लस q, और q की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.02 माइक्रो कूलम। अब a की वैल्यू गिवन है, वर्ग की भुजा गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और बिंदु O जो वर्ग का केंद्र है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। KQ अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास Q अलग अलग है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्लस Q या फिर Q के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बिंदु O पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q आवेश के कारण E इक्वल टू KQ अपॉन में R। R की वैल्यू हम देखें कितनी होगी। O से A के बीच की डिस्टेंस, O से C के बीच की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम निकालना चाहें, साइड में निकाल रहे हैं। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। चारों डिस्टेंस इक्वल है। OA की वैल्यू निकालनी है, किसकी इक्वल होगी? जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक AC डिस्टेंस का हाफ है OA, 1/2 AC का हाफ है OA। अब उसके बाद में हमें देखें AC की वैल्यू जो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, AD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर का अंडर रूट AC होगा। तो इसको A माने या फिर इसको 2 सेंटीमीटर माने, 2 और 2 का स्क्वायर AC इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा हमारे पास BC का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, और 4 8 अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू होगी 2√2। 4 इंटू 2 करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का कोई स्क्वायर रूट निकलेगा तो अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 सेंटीमीटर में आएगी वैल्यू, 2√2 सेंटीमीटर, और मीटर में बदले 2√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये वैल्यू आएगी हमारे पास AC की वैल्यू। AC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर रूट क्या होगा? AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर तो निकाल लिया, AC की वैल्यू हमने निकाल ली 2√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी AC की वैल्यू, OA की वैल्यू निकालनी हमें, तो 1/2 इंटू में AC की वैल्यू पुट कर देगी 2√2 इंटू 10⁻⁻2। 2 से 2 कैंसिल और √2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। OA, OB, OC, OD इनकी वैल्यू ये है। अब उसके बाद हम देखें E, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? या तो OA का स्क्वायर लिख दें या फिर OB का स्क्वायर, सेम है, √2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, या फिर कहें OA का स्क्वायर।
और इक्वल टू क्या होगा के योकायों क्यों योकायों अपॉन में ओ ए की वैल्यू √2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद ऐसे ही बिंदु ओ पर 2q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 10 की पावर -2 है इंटू में 10 की पावर -2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E इक्वल टू ई डैश ले लेते हैं, ई डैश इक्वल टू के इंटू में 2q अपॉन में कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे ओ बी का स्क्वायर या फिर कहें डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं √2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें के क्यू अपॉन में √2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 आगे ले लें 2, तो ये जो कंप्लीट बन गया वो क्या बन गया ई। तो ई डैश की जो वैल्यू होगी 2q के आवेश के कारण वो 2e के बराबर, और ये q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है e अज्यूम कर लिया हमने, और 2q के आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 2e। अब इस डायग्राम के अंदर देखें 2e किधर होगा। अब देखें पहले ए पर जो आवेश रखा हुआ है -2q रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 2q है, तो ई ए इक्वल टू 2e इक्वल टू 2e इस डायरेक्शन में होगा। अब बी पर देखें ई बी प्लस है तो बाहर की तरफ होगा इस तरफ ई बी इक्वल टू 2e। अब ऐसे ही माइनस आवेश है तो बिंदु से इस आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब 2q है तो 2q आवेश के कारण 2e मैग्नेट जो परिमाण होगा वो 2e होगा, E इक्वल टू 2e। अब उसके बाद में 2q प्लस 2q के कारण बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो EB इक्वल टू 2e। अब हम देखें C बिंदु पर -q है तो E आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी -q है तो इसकी दिशा में, तो EC इक्वल टू E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब D है, D बिंदु पर +q आवेश है, +q के कारण बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता q है तो परिमाण कितना होगा E। अब देखें दोनों EP और ये ED इक्वल टू E। EP और ED एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर A B C D। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र ED कम है और EB ज्यादा है, तो 2E में से E माइनस हो जाएगा और परिणामी इनका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा E इस साइड हो जाएगा, E बचेगा सिर्फ इस तरफ। और उसके बाद ऐसे ही 2E इधर है और E इधर है, ये दोनों भी क्या है ऑपोजिट EA और EC विपरीत दिशा में है, तो इनका भी परिणामी क्या होगा 2E माइनस E, तो परिणामी कितना बचेगा इस तरफ E। यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बचेगी क्योंकि ये कैंसिल हो गई एक दूसरे से, और E इस दिशा में, O से A की दिशा में, O से D की दिशा में E, तो इन दोनों के बीच में जो कोण दिया हुआ है 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, तो सेम समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से समांतर चतुर्भुज का नियम क्या बताया था कि जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अज्यूम कर ली हमने E1, वो किसके इक्वल होगी अंडर रूट ये
ई का स्क्वायर प्लस ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का स्क्वायर प्लस में 2e कोस, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है, 90। E1 इक्वल टू ई स्क्वायर कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। ई स्क्वायर 2e स्क्वायर अंडर रूट, और वैल्यू आ गई हमारे पास ई स्क्वायर का अंडर रूट ई रूट टू ई की वैल्यू हम पुट करना चाहें यहाँ से के क्यू अपॉन में √2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करें E1 इक्वल टू √2, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू गिवन है 0.02, 10 की पावर -6 अपॉन में इसका होल स्क्वायर कर दें √2 का 2, 10 की पावर -2 का 10 की पावर -4, तो ये कैंसिल करें, ये 0 ये पॉइंट हटा नीचे 2 0, तो 10 की पावर -4 है और यहाँ पर 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर -2 बचा, ऊपर जाके 9 + 2 10 की पावर 11, और ये 2 से 2 कैंसिल, 9 √2 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 ऊपर जाके 10 की पावर 2, 10 की पावर 11, 11 - 6 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र है तो न्यूटन पर कूलम। अब दिशा देखें, दिशा किस तरफ होगी। दिशा बताया था मैंने, इसको अगर समांतर चतुर्भुज बनाएं तो दिशा इसके विकिरण द्वारा प्रदर्शित होगी। विकिरण द्वारा प्रदर्शित होगी तो विकिरण यहां तक ही जाएगा बस। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, बी से एक बी ए के पैरेलल दिशा होगी, बी ए के समांतर दिशा होगी, क्योंकि टी ई समान है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ऊपर भी 45 नीचे भी 45, तो दिशा क्या होगी, बी ए के समांतर E1 की दिशा बी ए के समांतर होगी। 90 डिग्री है, दोनों ई है तो 45 ऊपर होगा 45 नीचे होगा, तो 45 है, तो इसका मतलब ये समांतर होगी, पैरेलल होगी किसके, बी ए के, तो E1 की दिशा बी ए के समांतर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु आवेश Q को दो भागों में बांटा गया है, Q1 और Q2 में बांट दिया गया, फिर उसके बाद में उनको परस्पर r दूरी पर रखा गया है। r दूरी पर कुछ ना कुछ प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस बल को अधिकतम करना है, वो शर्त बतानी है कि Q1 Q2 को किस प्रकार से हम अलग करें, या फिर कहें Q को किस प्रकार से तोड़ें कि प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के बीच में अधिकतम है। देखें हम पहले जो आवेश था Q1 + Q2 के बराबर है, ये क्या है, आवेश संरक्षण के नियम से। दोनों आवेशों को तोड़ा गया है, तो इसका मतलब Q = Q1 + Q2। पहले आवेश भी Q था और बाद में भी जो आवेश है वो Q1 + Q2 Q ही है। अब अधिकतम बल निकालना है, तो दो आवेश है यहाँ पर Q1 Q2, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा F =
प्रतिकर्षण बल कूलम्ब F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और यहाँ से अगर वैल्यू निकाले, यहाँ से Q2 की वैल्यू Q2 इक्वल टू Q माइनस Q1, ये वैल्यू Q2 की वैल्यू निकाली हमने Q माइनस Q1, यहाँ पर पुट कर देंगे Q1 Q माइनस Q1 Q2 की जगह अपना अपॉन में R स्क्वायर। अब हमें इस बल को अधिकतम करना है। अधिकतम बल के अधिकतम होने के लिए क्या कंडीशन होती है, या फिर कहें उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालने हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, बल का हम क्या कर दें, अवकलन कर दें dF अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर किसको चेंज कर सकते हैं, Q1 को। दूरी निश्चित है, Q1 को बदल सकते हैं, Q भी निश्चित है, नियत है दोनों, Q और K और R सारे तीनों नियत है। तो Q1 को हम बदल सकते हैं, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, Q1 के सापेक्ष, और किसके बराबर कर देंगे हम, 0 के। अधिकतम कहे या फिर न्यूनतम कहे तो सबसे पहले उसका अवकलन करके 0 निकालते हैं। अब उसके बाद इसका अवकलन करें dF अपॉन में dQ1, तो K अपॉन में R स्क्वायर, नियत है बाहर आ गए, dy dQ1, Q1 का हमने मल्टीप्लाई किया Q से, अब Q1 का मल्टीप्लाई किया Q1 से, तो Q1 स्क्वायर, और किसकी इक्वल है ये, 0 की इक्वल, K अपॉन में R स्क्वायर, उधर जाके 0 हो गया। अब इसका अवकलन करें Q1 का Q1 के सापेक्ष अवकलन 1, तो क्या बचेगा, Q इंटू में 1 माइनस Q1 के रेस्पेक्ट में, Q1 के रेस्पेक्ट का अवकलन करें Q1 स्क्वायर का अवकलन करेंगे, घात आगे आ जाएगी 2 और 1 कम हो गई, 2 में से 1 कम हुआ तो 1 पावर बची, तो Q1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर Q इक्वल टू 2Q1, और Q1 का मान आ गया हमारे पास, Q1 इक्वल टू Q/2, Q1 की वैल्यू आ गई Q/2, यानी मतलब जो Q1 है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q/2, तो अधिकतम बल होगा। ऐसे ही Q2 इक्वल टू हम निकालना चाहे Q माइनस Q1, तो Q माइनस Q/2, Q में से Q/2 माइनस किया तो Q/2, तो ये वैल्यू होगी Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q अपॉन में 2। अधिकतम प्रतिकर्षण बल के लिए सत्य, अधिकतम प्रतिकर्षण बल के लिए सत्य, ये शर्त होगी। अवकलन ध्यान रखना, अधिकतम बल अधिकतम करना है तो बल का अवकलन करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, और वैल्यू निकालेंगे Q1 की, Q अपॉन में Q/2 हो गई। ऐसे ही Q2 की वैल्यू भी निकालेंगे, Q/2, दोनों की वैल्यू Q/2 हो। अब क्वेश्चन नंबर 8, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेशों प्लस 2Q माइनस Q तथा माइनस Q को क्रमशः A, B एंड C पर 3 शीर्ष हैं समबाहु त्रिभुज के, इस पर एक पर प्लस 2Q रखा हुआ है, माइनस Q रखे हैं। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव का होता है। अब यहाँ पर देखें कोई द्विध्रुव नजर नहीं आ रहा है, प्लस Q और माइनस Q नजर नहीं आ रहा, लेकिन
यहाँ पर देखें अगर माइनस क्यू और सिर्फ एक क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर एक क्यू ले प्लस क्यू, तो एक द्विध्रुव बन जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण। एक द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बना। इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ लगेगा, माइनस से प्लस की तरफ, इस तरफ द्विध्रुव आघूर्ण होगा। मान लिया इसको P1 सदिश। ऐसे ही एक प्लस क्यू तो इस माइनस क्यू के साथ द्विध्रुव आघूर्ण बना लिया, द्विध्रुव बना लिया, और अब 2q है तो एक प्लस क्यू बच गया यहाँ पर, एक माइनस क्यू यहाँ है, तो माइनस क्यू और एक इसका प्लस क्यू बनकर एक द्विध्रुव और बना लिया। तो उसके कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, P2 माइनस से प्लस की तरफ। P सदिश की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, 2q में से एक प्लस क्यू लिया, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक द्विध्रुव बन गया, दूसरा द्विध्रुव माइनस क्यू, और इसका एक क्यू बच गया था प्लस क्यू, उसके कारण दूसरा द्विध्रुव बन गया। इस द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश इस तरफ, और इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ P2। अब देखें यहाँ पर Q की जो वैल्यू है सेम है और A की जो वैल्यू है वो भी सेम है, तो P1 इक्वल टू क्या कहते हैं, विद्युत ये द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P1 इक्वल टू एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण या फिर द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण इंटू में दोनों आवेशों के मध्य दूरी, आवेशों के मध्य दूरी, दोनों आवेशों की मध्य दूरी a है, और एक आवेश का परिमाण माइनस क्यू का परिमाण प्लस क्यू, q इंटू में a, तो P1 इक्वल टू q इंटू में a। द्विध्रुव क्या है, कौन सा ये द्विध्रुव, A व B के कारण, द्विध्रुव A B के कारण। अब द्विध्रुव AC के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण AC के कारण द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, P2 इक्वल टू Q इंटू में A। तो P1 और P2 के मान तो बराबर है, परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशा अलग अलग है। इसकी दिशा इस दिशा में है, P2 इस दिशा में है। दोनों के बीच में कोण 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 60 डिग्री का होगा कोण, 60 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि P1 व P2 की दिशा अलग अलग है, लेकिन परिमाण बराबर है। अतः समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर
चतुर्भुज के नियम से बिंदु सी पर बिंदु ए पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण या फिर कहें निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, या तो बिंदु ए पर कहें या फिर निकाय का, पूरे निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू अंडर P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री, और P1 P2 की वैल्यू बराबर है, P1 P2 की वैल्यू बराबर है कितनी है, Q A का होल स्क्वायर प्लस Q A का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में Q A इंटू में cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखें QA का स्क्वायर और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3QA का होल स्क्वायर, और P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P इक्वल टू P का अंडर रूट है, P की वैल्यू आएगी √3QA और द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर, अगर यूनिट लिखना चाहें कूलाम मीटर भी लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। P इक्वल टू √3QA, P1 माइनस Q और एक Q ले लिया इसके अंदर, तो माइनस Q और प्लस Q के कारण AB एक द्विध्रुव बन गया, तो AB द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव आघूर्ण P1 इक्वल टू Q इंटू में A। ऐसे ही P2 निकाले, यहाँ पर एक Q अभी भी बचा हुआ है, तो प्लस Q और माइनस Q के कारण AC एक द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, इसके कारण Q इंटू में एक द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों की दिशा अलग अलग है, और दिशा अलग अलग है तो समांतर चतुर्भुज का नियम, तो P इक्वल टू अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर 2P1 P2 cos 60 डिग्री। वैल्यू रख दी, P1 की वैल्यू QA का स्क्वायर QA का स्क्वायर और 2QA cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये आ जाएगा 3QA का होल स्क्वायर। P इक्वल टू √3QA। यूनिट लिखना चाहें, इकाई लिखना चाहें तो कूलाम इंटू में मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो समान छोटी गेंदें, प्रत्येक का मास m, ये दो बॉल है, इनका मास m है, तो जो भार लगेगा वो नीचे की ओर mg भार नीचे की ओर लगेगा। प्रत्येक पर आवेश q है, और सिल्क के धागे से ये, जिसकी लंबाई कितनी है l, सिल्क के धागे की लंबाई l, दोनों के बीच की दूरी x है, ऐसे लटके हुए हैं दो बॉल जिनका मास m है, जिनका द्रव्यमान m है, ऐसे लटके हुए हैं धागे से, इनके बीच की दूरी x है। अब साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x का मान निकालना है। साम्यावस्था क्या होगी, दोनों समान आवेश से आवेशित है, तो इसका मतलब इनके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा F है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कितना होगा, प्रतिकर्षण दोनों बॉलों के मध्य, दोनों गेंदों के मध्य प्रतिकर्षण बल
एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन में दोनों के बीच की दूरी x है और दोनों पर आवेश QQ है अपॉन x स्क्वायर। क्योंकि दोनों समान आवेश से आवेशित है तो दोनों गेंदों के मध्य प्रतिकर्षण बल F इक्वल टू क्या होगा, F 1/4πε0 QQ अपॉन में x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये धागा है यानी मतलब डोरी है एक तरह से, तो इसके अंदर तनाव बल लगेगा। हमने अज्यूम कर लिया T क्या है, तनाव बल, डोरी में तनाव बल या फिर धागे में तनाव बल, धागे में तनाव बल है T। अब ये एंगल थीटा है, ऊपर की ओर अगर देखें तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण है थीटा, जो हमने पहले न्यूमेरिकल में किया था। अब इस तनाव बल के घटक निकाल रहे हैं ऊपर की तरफ। अब इस तरफ थीटा है तो इधर क्या होगा, टी कोस थीटा, और इसके विपरीत इधर थीटा नहीं है तो इधर तनाव बल कितना होगा, टी साइन थीटा, और ये mg नीचे की ओर, इधर टी साइन थीटा क्योंकि इधर थीटा नहीं है, इधर थीटा है, और टी कोस थीटा। तनाव बल का घटक ये y घटक है, ये x घटक और y घटक। तनाव बल T के x व y घटक क्रमशः x घटक क्या होगा, T साइन थीटा, y घटक है T कोस थीटा। अब साम्य अवस्था की स्थिति है, साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होगा, ये जो T साइन थीटा है घटक इस f को संतुलित कर देगा, तो T साइन थीटा इक्वल टू f इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। समीकरण 1, साम्य अवस्था की स्थिति में x घटक ये x की नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे। T साइन थीटा इक्वल टू f। अब y दिशा के लिए देखें, T कोस थीटा इक्वल टू mg, T कोस थीटा mg के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमने तनाव बल को माना है तो तनाव बल को हटाना पड़ेगा हमें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। भाग देंगे तो t से t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, और यहाँ पर 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और डिवाइड में mg समीकरण 3। t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, और ये Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 x स्क्वायर, डिवाइड में क्या होगा, mg, क्योंकि भाग दे रहे हैं तो mg आ जाएगा। अब ये टेन थीटा का जो मान है कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो x/2, और ये जो कर्ण है वो कितना होगा, l होगा। हमने अज्यूम कर लिया, माना थीटा का मान बहुत कम है, थीटा का मान बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो लगभग किसके बराबर होती है, साइन थीटा के बराबर। टेन थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर हो जाएगा।
देखिए साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो ही होती है और टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो ही होती है। तो अगर जीरो के आसपास जो वैल्यू होगी थीटा की, उसके लिए साइन थीटा और टेन थीटा लगभग बराबर। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालें। साइन थीटा, थीटा के सामने लंब, लंब क्या होगा, x/2, x/2 अपॉन लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा, ये l, यहां से आ जाएगा x/2l, समीकरण क्या, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा की वैल्यू ही है, दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण 3 व 4 को बराबर करने पर बराबर करेंगे तो क्या होगा, x/2l इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/4πε0 q² mg। यहां से देखें x² इधर है और x इधर है, इधर आ जाएगा क्योंकि x का मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है तो x की पावर 3 हो गई और इक्वल टू ये 2l इधर आ गया, q² इंटू में 2l अपॉन 4πε0 x² इधर आ गया mg, 2 से 2 कैंसिल होगा, पावर 3 है, पावर 3 है तो x इक्वल टू q² l अपॉन में 2πε0 mg, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। x का मान आ जाएगा q² l अपॉन में 2πε0 mg, इसकी पावर 1/3। ये तो हम पहले क्वेश्चन में भी किया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू q² अपॉन 4πε0 x² mg। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो tan थीटा के लगभग बराबर हो। तो tan थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन थीटा के बराबर रख लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू ये लंब हो गया, ये लंब हो गया तो x/2 और ये कर्ण हो गया l, x/2l। तो x/2l किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के। दोनों समीकरणों को बराबर कर देंगे, x² x³ हो गया और इधर बच जाएगा q² 2l अपॉन 4πε0 mg, 2 से 2 कैंसिल तो x इक्वल टू q² l अपॉन 2πε0 mg की पावर 1/3।